चलिए स्मृति साहित्य को आगे देख लेते हैं। स्मृति साहित्य, इसमें समझने से पहले आपको मनुस्मृति को समझना होगा। मनुस्मृति एक प्राचीनतम स्मृति है, ठीक है। शुंग शुंग वह सातवाहन वंश की जानकारी मिलती है इसमें, ठीक है। जर्मन दार्शनिक हुए एक नीत्शे। जर्मन दार्शनिक नीत्शे कहते हैं बाइबिल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला, टीकाकार। पहले ये समझिए कि टीकाकार कौन होता है या कौन है। कोई जटिल ग्रंथ, गद्य, पंथ, मंत्र या कोई श्लोक, उनकी जो व्याख्या है, अर्थ है, आसान भाषा में लिखे, कोई भी लिखे, ठीक है। जिनको ज्ञान है वो लिखे आसान भाषा में, आसान शब्दों में अर्थ, उस चीजों का, जटिल चीजों का अर्थ आसान भाषाओं में कोई लिखे तो उन्हें टीकाकार कहा जाता है। जैसे भारुचि, ठीक है, मेधातिथि, गोविंदराज, कुल्लुक भट्ट, ठीक है, ये टीकाकार के नाम आते हैं। अगला देखते हैं याज्ञवल्क्य स्मृति। इसके आगे हम याज्ञवल्क्य स्मृति को देखते हैं, जिसमें टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर और अप्रार्क, ठीक है। चलिए अगला, नारद स्मृति। याज्ञवल्क्य स्मृति में टीकाकार विश्वरूप, ज्ञानेश्वर, अप्राक के बारे में जानकारी मिलती है। अगला हम देख लेते हैं नारद स्मृति। नारद स्मृति में क्या बताया गया है? नारद स्मृति में क्या बताया गया? नारद स्मृति, इसमें दासों की मुक्ति का उल्लेख है। आपसे पूछा जाए कि दासों की मुक्ति का उल्लेख किस स्मृति में मिलता है, तो आप कहिए जी नारद स्मृति में मिलता है। दासों की मुक्ति का उल्लेख नारद स्मृति। अगला कात्यायन, इसमें आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है। आपसे पूछा जाए कि किस स्मृति में आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख है, पहले पूछा जाए दासों की मुक्ति किस उल्लेख में है, नारद स्मृति में। आर्थिक गतिविधियों का उल्लेख किस स्मृति में है, तो क्या कहेंगे आप? ये जो ऑप्शन है उसमें टिक लगाइएगा, कात्यायन स्मृति, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं बौद्ध साहित्य को। बौद्ध साहित्य में क्या बताया गया है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन सा है? सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक है। क्या है जी? त्रिपिटक, ठीक है, त्रिपिटक। सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ त्रिपिटक, यह पाली भाषा में रचित है। त्रिपिटक जो बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है, यह पाली भाषा में रचित है। कौन सी भाषा में रचित है? पाली भाषा में रचित है। अब त्रिपिटक के बारे में जानते हैं। त्रिपिटक के अंदर 3 पिटक आते हैं। पहला आता है जी विनय पिटक, दूसरा सूत पिटक और अभिधम पिटक। हम देखेंगे कि विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम पिटक के अंदर क्या क्या आता है, इसके बारे में आपको बताऊंगा, ठीक है। विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक, ये त्रिपिटक के भाग हैं। और त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथ का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और ये पाली भाषा में रचित है। आपको इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, बुद्ध की शिक्षाओं को संकलित कर इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है। त्रिपिटक को 3 भाग में बांटा गया है। इन त्रिपिटकों की रचना बुद्ध के निवारण प्राप्त करने के बाद हुई, ठीक है। बुद्ध के पूर्व जन्म की कथाओं को जातक कहा जाता है। जातक कथा, आपने किताब पढ़ी होगी जातक कथा, ये किताब भी है जातक। इसमें क्या बताया गया है? इसमें बुद्ध भगवान के पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है। पूर्व जन्म की कथाओं के बारे में बताया गया है, ठीक है, जातक में, और उसे जातक कहा जाता है, ठीक है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है, ठीक है। निकायों में बौद्ध धर्म के सिद्धांत व कहानियों का संग्रह है, ठीक है। अगला देखते हैं हिनायन। हिनायन क्या है?
हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है। इसको याद कर लीजिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, तो आप कहेंगे कथा वस्तु है। हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, ठीक है। जिसमें जिसमें महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथनाकों के साथ उल्लिखित है। हिनायन में महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनाकों के साथ उल्लिखित है। किसमें, आपसे पूछा जाए कि बुद्ध भगवान के जीवन चरित्र उन अनेक कथनाओं के साथ उल्लिखित कहाँ है, तो आप कहेंगे हिनायन में है। किसमें, हिनायन में है, हिनायन में है। और का प्रमुख ग्रंथ, हिनायन का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है, कथा वस्तु, ठीक है। कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है। जैन साहित्य, अब जैन साहित्य की तरफ देखते हैं। जैन साहित्य, चलिए। जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। पहला पॉइंट याद रखिए कि जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। आगम सिद्धांत किसे कहा जाता है, जैन साहित्य को आगम सिद्धांत कहा जाता है। ये प्राकृतिक भाषा में लिखे गए हैं। कौन सी भाषा में लिखे गए हैं, ये प्राकृत भाषा में लिखे गए हैं, ठीक है। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण 12 अंग हैं। जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग हैं, आपसे पूछा जाए कि जैन आगमों में सबसे महत्वपूर्ण कितने अंग है, तो आप कहेंगे 12 अंग है, ठीक है। इसको हाईलाइट कर देता हूं मैं। हाँ, 12 अंग है, जिसमें 12 अंग, 12 उपांग, ठीक है, 10 प्रकीर्णन, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र एवं ननंदी सूत्र का गणना की जाती है, ठीक है। आप इसको याद कर लीजिएगा, मैं हाईलाइट करता हूँ। 1 2 3 में नंदी सूत्र की गणना की जाती है, ठीक है। चलिए अगला लाइन में क्या लिखा है, जैन धर्म के प्रारंभिक इतिहास कल्प सूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है, जो शुरुआती इतिहास है, वो हमें कहाँ से पता लगता है। अब से प्रश्न पूछा जाए कि जैन धर्म का शुरुआती इतिहास कहाँ से पता लगता है, तो आप कहेंगे कहाँ से ज्ञात होता है, कल्प सूत्र से ज्ञात होता है, ठीक है। अब कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि कल्प सूत्र को कितने भागों में बांटा गया है, और तीनों के नाम बताएंगे आप, ठीक है। कहाँ से इतिहास पता लगता है, कल्प सूत्र से, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी, ठीक है, जिसकी रचना भद्रबाहु ने की थी। चलिए, भद्रबाहु ने की थी। आचरांग सूत्र में जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख है। किस सूत्र में, ठीक है, जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जो मैं इंपॉर्टेंट बना रहा हूं, उसका डायरेक्ट एक लाइन में लिख कर नोट्स बनाइए। सीधा सीधा नोट्स बनेगा कि जैन भिक्षुओं के आचार नियमों का उल्लेख किस सूत्र में है, तो आप सीधा इक्वल टू डाल के लिखेंगे, क्या लिखेंगे, आचरांग सूत्र में है, ठीक है। भगवती सूत्र में महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश पड़ता है। अगला पॉइंट कि महावीर के जीवन की शैलियों पर प्रकाश किस सूत्र में पड़ता है, तो आप कहेंगे जी भगवती सूत्र में, ठीक है। चलिए, जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, ठीक है। जब जैन ग्रंथों में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, ठीक है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में हुई थी। जैन ग्रंथ में सबसे महत्वपूर्ण क्या है, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, हेमचंद्रकृत परिशिष्ट पर्वन है, जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में क्या हुई थी, ठीक है। मैं आशा करता हूं कि आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखते हैं। इसी पे आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लौकिक साहित्य
अन्य साहित्य। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं की बात की जाए तो सर्वप्रथम किसका उल्लेख किया जाता है? ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। ठीक है, ऐतिहासिक रचनाओं में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया जाता है। ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वप्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। प्रथम उल्लेख अर्थशास्त्र का किया जाता है। ठीक है, अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ है। अर्थशास्त्र भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ, भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र। इसकी रचना कौटिल्य या एक ही नाम है, कौटिल्य या चाणक्य, ठीक है, ने की। कौटिल्य या चाणक्य ने की। भारत का पहला राजनीतिक ग्रंथ अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य या चाणक्य ने की। दोनों एक ही नाम है। यह 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभक्त है। अर्थशास्त्र 15 अधिकरण 180 प्रकरण में विभक्त है। ठीक है, आप एक एक लाइन में बनाते जाइए इन सबको। यह मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यदि आप मौर्यकालीन इतिहास व राजनीतिक का ज्ञान के लिए सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ कौन सा है या किसको देखेंगे आप? अर्थशास्त्र। ठीक है, अर्थशास्त्र में मौर्य, जब अर्थशास्त्र को लेकर इतिहास के बारे में जानने को क्या मिलेगा? मौर्यकालीन इतिहास के बारे में जानने को मिलेगा। ठीक है, जो मौर्यकालीन थे उनका इतिहास को जानने को मिलेगा और राजनीति के ज्ञान के लिए अर्थशास्त्र जैसे ग्रंथ को हम देख सकते हैं। ठीक है, अर्थशास्त्र ग्रंथ को हम देख सकते हैं। चलिए अगला लाइन क्या है? संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि। सांस्कृतिक साहित्य में ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी का है। संस्कृत साहित्य में देखें, ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व कश्मीर कवि कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी का है। ठीक है, जब आपसे पूछा जाए कि ऐतिहासिक रचनाओं में सर्वाधिक महत्व किसका है तो आप कहेंगे कश्मीरी कवि कल्हण द्वारा रचित राजत रंगिणी का है। इसमें आठ सर्ग है। रजत रंगिणी में कितने सर्ग हैं? 8 सर्ग हैं। ठीक है, जिन्हें तरंग कहा गया है। ठीक है, जिन्हें तरंग कहा गया है। सब एक एक लाइन में आप नोट्स बनाते रहिए, उसी से मिलता है तो आप नीचे ऐसे एरो डाल के भी नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है। इसमें कश्मीर के शासकों का वर्णन है और संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं के क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास है। जब आपसे पूछा जाए कि क्रमबद्ध इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास, ठीक है, ऐतिहासिक घटनाओं के इतिहास लिखने का प्रथम प्रयास किसने किया था या कौन सा है, तो आप इसमें ये बता सकते हैं। ठीक है, एक ज्योतिषी ग्रंथ है। अब हम ज्योतिषी ग्रंथ के बारे में जानेंगे। ठीक है, गार्गी संहिता, इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। गार्गी संहिता एक क्या है? ज्योतिषी ग्रंथ है। गार्गी संहिता एक ज्योतिषी ग्रंथ है, इसको पहले लाइन में लिख लीजिए। इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। भारत पे जब यवन आक्रमण हुआ था, ठीक है, उसका उल्लेख ज्योतिषी ग्रंथ गार्गी संहिता में मिलता है। ये एक लाइन का नोट्स है। ठीक है, अगला देखिए, अष्टाध्यायी व्याकरण की प्रथम पुस्तक। ठीक है, अगले लाइन में लिखिए कि व्याकरण की प्रथम पुस्तक कौन सी है, तो आप कहेंगे जी कि अष्टाध्यायी है। क्या है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक,
सॉरी, जिसके लेखक जिसके लेखक जिसके लेखक पाणिनि हैं। कौन है? पाणिनि। अष्टध्यायी जो पुस्तक है उनके लेखक कौन है? पाणिनि। और अष्टध्यायी जो पुस्तक है वो क्या है? व्याकरण की प्रथम पुस्तक है। ठीक है, इन नोट कीजिए दो पॉइंट्स को नोट कीजिए। इसमें पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है। अष्टध्यायी पुस्तक क्या है? इज इक्वल टू डाल के लिखिए व्याकरण की प्रथम पुस्तक, ऐसे नीचे एरो बना के लिखिए लेखक पाणिनि है। ठीक है, पहली बार एरो डाल के नीचे तीसरे एरो में लिखिए पहली बार लिपि शब्द का प्रयोग हुआ अष्टध्यायी पुस्तक में। ठीक है, चलिए इसमें मौर्य से पूर्व का इतिहास तथा मौर्य कालीन के राजनीतिक अवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। अष्टध्यायी पुस्तक में मौर्य से पूर्व का इतिहास यानी जो मौर्य काल था उससे पहले का इतिहास अष्टध्यायी में मिलता है। ये सब एरो डाल के नीचे लिखते जाइए। ठीक है, कि अष्टध्यायी में मौर्य से पूर्व यानी मौर्य काल से पूर्व जो इतिहास था इसके बारे में जानकारी मिलती है। मौर्य काल के राजनीतिक अवस्था की जानकारी यहीं से प्राप्त होती है। और इसी के अंदर, इसी पुस्तक के अंदर लिपि शब्द का प्रयोग हुआ है पहली बार। ठीक है, इसमें इतना याद रखना है। अब अगला आइए, 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी 13वीं शताब्दी के आरंभ में अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास लिखा। आपसे पूछा जाए कि अरब लोगों ने अरबी में सिंध का इतिहास कब लिखा, तो आप कहेंगे कि 13वीं शताब्दी में लिखा। ठीक है, जिसका फारसी अनुवाद चचनामा नामक पुस्तक में है। आपसे पूछा जाए, इसको मैं हाईलाइट करता हूं कि सिंध का जो इतिहास है उसका फारसी अनुवाद किस पुस्तक में मिलता है? एक लाइन बनाइए, उसमें लिखिए कि सिंध का इतिहास है वो फारसी अनुवाद, सिंध के इतिहास का फारसी अनुवाद किस पुस्तक में मिलता है? तो आप सीधा कहेंगे कि चचनामा नामक पुस्तक में क्या होता है? मिलता है। ठीक है, चलिए, चचनामा नामक पुस्तक में क्या होता है? मिलता है। चलिए, आज के लिए इतना ही। अब अगले वीडियो में मिलते हैं, विदेशी यात्रियों के विवरण को देखेंगे इसमें। ठीक है, चलिए, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। यदि आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लग रहा है तो कमेंट करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।